करते हैं। जैसा कि हम लोग BA सेकेंड ईयर शिक्षा शास्त्र का जो प्रथम प्रश्न शिक्षा मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी है, इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था में ही हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास एवं शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। अब देखिए, बाल्यावस्था में जो शारीरिक विकास है वह शारीरिक विकास किस तरह से होते हैं। देखिए, क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल्यावस्था में जो शारीरिक विकास बताए गए हैं वो निम्न प्रकार के से बताए गए हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि भार बताए गए हैं, लंबाई बताए गए हैं, ठीक है, मस्तिष्क बताए गए हैं, इस तरह से बताया गया है, दांत, हड्डियां, कि किस तरह से बालक के शारीरिक विकास बाल्यावस्था में दिखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भार के बारे में। भार किस तरह से बालक का बढ़ता है, किस अवस्था में, तो बाल्यावस्था में। देखिए यहाँ पे दिया कि बाल्यावस्था में बालक के भार में पर्याप्त वृद्धि होती है। 12 वर्ष के अंत में उसका भार 80 से 95 पाउंड के बीच होता है। कितने से कितने? 80 से 95, 80 से 95 पाउंड के बीच होता है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि अब हमने क्या देखा कि हमने ये देखा कि शैशवावस्था में बालक का जो भार था वो कितना था, 38 से लेकर 41 पाउंड था। लेकिन बाल्यावस्था में बालक का भार कितना होगा, 80 से 95 पाउंड। अतः हम कह सकते हैं कि बाल्यावस्था में बालक का जो भार है वह क्या होता है, पर्याप्त रूप से बढ़ता है। जितनी मात्रा में बढ़नी चाहिए उतनी मात्रा में पर्याप्त रूप से बढ़ता है। ठीक है, इसी क्रम में लंबाई किस तरह से बढ़ती है, लंबाई का विकास किस रूप में होता है। तो हम देखते हैं कि शैशवावस्था की अपेक्षा बाल्यावस्था में बालक के शरीर की जो लंबाई होती है वह कम बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पे दिया भी है कि बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष तक की शरीर की लंबाई कम बढ़ती है। ठीक है, इन सब वर्षों में देखा जाए तो लगभग 2 से 3 इंच ही क्या होती है, बढ़ती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि शैशवावस्था में बालक के शारीरिक विकास में जो लंबाई होती है वो बहुत ही तीव्र गति से बढ़ती है, जबकि जो हमारा बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बाल्यावस्था में बालक की जो शारीरिक लंबाई है वह बहुत ही कम बढ़ती है। और कुल वर्षों में यानी कि 6 से 12 वर्षों के बीच में अगर जो देख लिया जाए तो बालक के शरीर की लंबाई लगभग 2 या 3 इंच ही क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, इस तरह से लंबाई की वृद्धि। अगला हम देखते हैं सिर व मस्तिष्क। बालक का सिर या मस्तिष्क जो है उसमें किस तरह से वृद्धि होती है, उसका किस तरह से विकास होता है, इसके बारे में हमें जानना है। किस अवस्था में, तो बाल्यावस्था में। यहाँ पे दिया कि बालक में सिर के आकार में क्रमशः परिवर्तन होता रहता है। यानी कि बालक का जो सिर है उसके आकार में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। आपको पता है कि विकास कैसा होता है बालक में, तो सिर पुंछीय होता है। सबसे पहले सिर का होता है, उसके बाद से धड़ का होता है, उसके बाद से क्या होता है, अन्य अंगों का होता है, यानी कि सिर पुंछीय विकास होता है। तो इसमें भी क्या बताया गया कि बाल्यावस्था में सिर का जो आकार है क्रमशः क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। 5 वर्ष की आयु में सिर प्रौढ़ आकार का 90%, यानी कि जो प्रौढ़ अवस्था के व्यक्ति होते हैं उनकी अपेक्षा देखा जाए तो 90% और 10 वर्ष की आयु में 95% हो जाती है। ठीक है, क्या हम कह सकते हैं कि 5 वर्ष की आयु में कितना हो जाती है, एक प्रौढ़ व्यक्ति के सिर के आकार की अपेक्षा 90%, जबकि 10 वर्ष की आयु यानी कि बाल्यावस्था की बात की जा रही है तो कितना हो जाता है, 95%। इस तरह से देखा जाए तो बालक के मस्तिष्क के भार में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। और 9 वर्ष की आयु में बालक के मस्तिष्क का जो भार होता है वह कुल शरीर के लगभग कितने प्रतिशत हो जाते हैं, 90%। यानी कि बालक के जो कुल शरीर का भार है, तो बाल्यावस्था में बालक के कुल शरीर का भार कितना हो जाता है, 80 से 95 पाउंड हो जाता है। कितना हो जाता है, 80 से 95 पाउंड हो जाता है, इसके बीच में होता है। और देखा जाए तो इस भार की अपेक्षा मस्तिष्क का जो भार होता है वह कितना होता है, 95% होता है। ठीक है, यानी कि बालक के शरीर के कुल भार के 90% जो भार होती है किसका होता है, मस्तिष्क का होता है। ठीक है, इसी क्रम में हम हड्डियों के बारे में देखते हैं कि हड्डियों का विकास बाल्यावस्था में किस तरह से होता है। तो यहाँ पे दिया कि बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या अस्थिकरण अर्थात दृढ़ता में वृद्धि होती है। क्या होता है,
कि बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या और अस्थिकरण अर्थात दृढ़ता में क्या होती है, वृद्धि होती है, अस्थिकरण होता है वो और भी क्या होता है, विकसित होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में हड्डियों की संख्या 270 से बढ़ के कितनी हो जाती है, 350 हो जाती है। सहस्त्रावस्था में बालक में हड्डियों की संख्या कितनी बताई गई थी, तो 270 बताई गई थी, जबकि बाल्यावस्था में इन हड्डियों का क्या हो जाता है, संख्या बढ़ जाती है और वो संख्या कितनी हो जाती है, 350 हो जाती है। क्वेश्चन पूछता है कि बाल्यावस्था में बालक के अंतर्गत कुल कितनी हड्डियां होती हैं या हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो कितना होगा बाल्यावस्था में, 350 हो गया। सहस्त्रावस्था के बारे में पूछता है तो कितना होगा, 270 होगा, है ना। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जो हड्डियां होती हैं वो बाल्यावस्था में 270 से बढ़ के कितनी हो जाती है, 350 हो जाती हैं, और साथ ही साथ इन हड्डियों का क्या होता है, अस्थिकरण होता है, या हम उसे क्या कह सकते हैं कि दृढ़ीकरण भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी क्रम में हमारा जो अगला है वो है दांत। क्या है, दांत। अब दांत का विकास या दांत किस तरह से विकसित होते हैं इसके बारे में हमें जानना है। तो क्या होता है कि लगभग 6 वर्ष की आयु में बालक के जो दूध के दांत हैं वह गिरने लगते हैं, उनके बजाय अस्थायी दांत निकलने लगते हैं। कैसे दांत, अस्थायी दांत निकलने लगते हैं, और 12 या 13 वर्ष तक उसके सभी जितने भी अस्थायी दांत होते हैं वह सभी निकल आते हैं, जिसकी संख्या के लगभग कितनी होती है, जिसकी संख्या लगभग 32 होती है। कितनी होती है, 32 होती है, 32 होती है। ठीक है, और बालिकाओं के अस्थायी दांत बालकों से जल्दी निकल आते हैं। क्या कहने का तात्पर्य यह है कि सहस्त्रावस्था में बालक में जो दांत निकले होते हैं वो कैसे दांत होते हैं, तो दूध के दांत होते हैं। कैसे दांत होते हैं, दूध के दांत होते हैं। ठीक है, लेकिन बाल्यावस्था में बालक के जो दांत आते हैं वह दांत कैसे दांत कहलाते हैं, अस्थायी दांत कहलाते हैं। कैसे दांत कहलाते हैं, अस्थायी दांत कहलाते हैं। बालक की जब 6 वर्ष की आयु होती है तो उस आयु तक देखा जाता है कि जितने भी दूध के दांत होते हैं वो गिरने लगते हैं और अस्थायी दांत निकल आते हैं। यानी कि 12 या 13 वर्ष तक देखा जाए तो जितने भी अस्थायी दांत हैं सभी क्या होते हैं, निकल आते हैं, और अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, लगभग 32 होती है। कितनी होती है, 32 होती है। लेकिन देखा जाए तो बालिकाओं के जो अस्थायी दांत हैं बालकों की अपेक्षा जल्दी निकल आते हैं। क्या होते हैं, बालकों की अपेक्षा जल्दी निकल आते हैं। अब इसी क्रम में हम देखते हैं कि अन्य अंगों का किस रूप में विकास होता है। तो इस अवस्था में देखा जाए तो मांसपेशियों का विकास धीरे धीरे होता है। 9 वर्ष की आयु में बालक का मांसपेशियों का भाग उसके शरीर के कुल 27%। कितना, 27%। बाल्यावस्था में क्या होता है कि मांसपेशियों का विकास धीरे धीरे होता है, लेकिन उसके कुल शरीर के भार का 27% क्या हो जाता है, विकास हो जाता है, और हृदय की धड़कन की जो गति होती है वो धीरे धीरे धीमी हो जाती है सहस्त्रावस्था की अपेक्षा। और इस समय देखा जाए तो 1 मिनट में 80 से 85 बार क्या होती है, धड़कती है। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। इसके बाद से विकास का महत्व, विकास का और भी क्या क्या महत्व है इसमें हम जानते हैं। बाल्यावस्था में बालक के लगभग सभी अंगों का विकास हो जाता है। फलस्वरूप वह अपनी शारीरिक गति पर नियंत्रण करना जान जाता है, अपने सभी कार्य स्वयं करने लगता है और दूसरे पर निर्भर नहीं रहता। अतः हम कह सकते हैं कि सहस्त्रावस्था की अपेक्षा बाल्यावस्था में बालक क्या करता है, वह खुद पर निर्भर होता है और अपने जितने भी इंद्रियां होती हैं उन सभी इंद्रियों पर नियंत्रण करना जान लेता है और वह अपने कार्य स्वयं करने लगता है। ठीक है ना। इसी क्रम में हम अगला देखते हैं कि अगला हमारा जो पॉइंट है वह है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। यानी कि बाल्यावस्था में जो बालक का शारीरिक विकास हो रहा है तो उस शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, किन किन कारकों का प्रभाव बालक के शारीरिक विकास पे पड़ता है। तो इसी क्रम में हम देखते हैं, पहला है वंशानुक्रम। जैसा माता पिता होंगे, जिस प्रकार से माता पिता का शारीरिक विकास हुआ रहेगा, जिस प्रकार से माता पिता का शारीरिक संरचना होगा, आकार होगा, उसी रूप में बालक का भी शारीरिक रचना या आकार या विकास होता है। अतः हम कह सकते हैं कि बालक के शारीरिक विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है।
एक स्वस्थ माता पिता के बच्चे स्वस्थ होंगे, लेकिन एक दुर्बल या रोगी माता पिता के बच्चे दुर्बल एवं रोगी होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि वंशानुक्रम का प्रभाव बालक के शारीरिक विकास पे पड़ता है। उसी क्रम में हम देखते हैं वातावरण। वातावरण भी एक प्रकार का ऐसा फैक्टर है जिसके माध्यम से बालक के जितने भी पक्ष हैं सभी पक्षों पर इनका प्रभाव पड़ता है। तो इसी क्रम में हम शारीरिक विकास के बारे में पढ़ रहे हैं, तो शारीरिक विकास पे भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बालक जिस प्रकार के वातावरण में रहता है, शुद्ध वातावरण में रहता है, उसका इन्वायरमेंट स्वच्छ है, सुंदर है, साथ ही साथ अच्छी ऊर्जा प्राप्त होती है, अच्छी वायु प्राप्त होते हैं, वहाँ के रहने वाले लोग अच्छे हैं, उनका शैक्षिक दृष्टिकोण से देखें कि उनकी योग्यता क्या है वो भी अच्छी होती है, तो इन सबका प्रभाव उस बालक के शारीरिक विकास पे पड़ते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जैसा वातावरण होगा उसी रूप में बालक का शारीरिक विकास होगा। शुद्ध वातावरण होगा तो बालक का शुद्ध रूप से शारीरिक विकास होगा। इसी क्रम में अगला है रोग, चोट, दुर्घटना। अगर जो किसी भी प्रकार का कोई बालक के अंदर रोग हुआ या किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना के माध्यम से चोट लगी, जिसके माध्यम से उसके शारीरिक विकास में क्या होगी, अनेक प्रकार की समस्याएं होंगी, शारीरिक विकास नहीं होगा, शारीरिक विकास में बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी। अतः हम कह सकते हैं कि रोग, चोट या दुर्घटना का भी प्रभाव बालक के शारीरिक विकास पे पड़ता है। ठीक है। इसी क्रम में अगला है प्रेम व सहानुभूति। जैसा कि आपको पता है कि प्रेम एक ऐसा तथ्य है जिसके माध्यम से लोगों के ऊपर एक ऐसा प्रभाव पड़ता है जिसे हमें ऐसे रूपों में देखने को मिलता है कि वह एक आश्चर्यचकित होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर जो कोई बालक है, उस बालक के साथ अगर जो हम प्रेम एवं सहानुभूति रूप व्यवहार करें तो उस बालक का विकास एक अच्छे नैतिक एवं कर्तव्यनिष्ठ बालक के रूप में विकसित होगा। जबकि किसी बालक से हम दुर्व्यवहार करें, उससे प्रेम पूर्वक व्यवहार न करें तो उस बालक का विकास क्या होगा, अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि बालक के शारीरिक विकास में प्रेम एवं सहानुभूति का होना आवश्यक है। इसी क्रम में अगला है खेल व व्यायाम। खेल व व्यायाम ये भी एक प्रकार का क्या है, शारीरिक विकास का प्रभावित करने वाला कारक है। देखा जाए तो बालक को खेल एवं व्यायाम के माध्यम से जितने भी शारीरिक ग्रोथ होने होते हैं इन्हीं के आधार पर होता है। इनके ज्ञानेंद्रियों का विकास, हाथ पैर या जितने भी क्रियाशील अंग है, सभी अंगों को विकसित करने में खेल एवं व्यायाम एक ऐसा कारक है जो क्या करता है, प्रभावित करता है, जिनके माध्यम से बालक का विकास होता है। ठीक है। अगला है विश्राम एवं निद्रा। माना गया है कि बाल्यावस्था के जो बालक हैं इनके लिए शारीरिक विकास में विश्राम की भी आवश्यकता है और निद्रा की भी आवश्यकता है। इस अवस्था में बालक 10 या 8 घंटे का नींद ले, जिसके माध्यम से इसके शारीरिक विकास अच्छे से हो सकते हैं। ठीक है। अगला है दिनचर्या, नियमित दिनचर्या। मतलब समय से क्या करें, समय से उठे, स्नान करे, भोजन करे या अन्य जो भी दिनचर्या है, अन्य जो भी दिन का क्रियाकलाप है वह टाइमली करे, जिसके माध्यम से उसका शारीरिक विकास क्या होगा, अच्छे से होगा। उसी रूप में है भोजन। अगर जो बालक को अच्छा पौष्टिक आहार मिलता है तभी जाके उसका शारीरिक विकास अच्छे से होगा। अगर जो अच्छा भोजन या अच्छा पौष्टिक आहार नहीं मिलता है तो बालक का शारीरिक विकास नहीं हो सकता। अतः हम कह सकते हैं कि भोजन का भी प्रभाव बालक के शारीरिक विकास पे पड़ता है। अगला है परिवार की स्थिति। परिवार की स्थिति भी बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं, या हम कह सकते हैं कि बालक के जितने भी पक्ष हैं सभी पक्षों को विकसित करने में परिवार की स्थितियाँ क्या होती हैं, अपना प्रभाव डालती है। जिस प्रकार से परिवार की स्थितियाँ होंगी, परिवार की अच्छी स्थिति है, आर्थिक रूप से अच्छी स्थिति है, सामाजिक दृष्टिकोण से उसकी स्थिति अच्छी है, तो उस बालक का विकास अच्छे से होगा। अगर जो सामाजिक या आर्थिक दृष्टिकोण से बालक की स्थिति अच्छी नहीं है तो उस बालक का विकास अच्छे से नहीं होगा। इस तरह से हमने देखा कि बाल्यावस्था में बालक के शारीरिक विकास किस रूप में होते हैं और इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इसी क्रम में हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछते हैं। इस तरह से जो प्रश्न है उसको हम जानते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है यह है कि बाल्यावस्था में दांतों की संख्या लगभग कितनी हो जाती है। तो बाल्यावस्था में अगर जो देखा जाए तो दांतों की संख्या लगभग कितनी हो जाती है, 27 से 28 हो जाती है। लेकिन दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। कितनी होती है, 32 होती है।
ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा? 100 यानी कि सी होगा। किस अवस्था में बालक की हड्डियों का अस्थिकरण होने लगता है? अस्थिकरण को हम दृढ़ीकरण के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से? दृढ़ीकरण के भी नाम से जानते हैं। तो किस अवस्था में अस्थिकरण होने लगता है? तो बाल्यावस्था में होने लगता है। ठीक है, अगला इसी क्रम में हमारा क्वेश्चन है, कितने वर्षों में अस्थायी दांत निकल आते हैं? कितने वर्षों तक जितने भी अस्थायी दांत निकलने होते हैं निकल आते हैं? कितने वर्षों तक? 12 या 13 वर्ष। हमने बताया है कि 12 या 13 वर्षों तक बालक के जितने भी अस्थायी दांत होते हैं वह निकल आते हैं। ठीक है, और 6 वर्ष के बाद 6 वर्षों तक जितने भी दूध के दांत रहते हैं वो गिरने लगते हैं। ठीक है, इसी क्रम में हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो इसमें है वंशानुक्रम एवं वातावरण, विश्राम तथा निद्रा, खेल तथा व्यायाम। मतलब हम कह सकते हैं कि ये सभी क्या है? शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि बाल्यावस्था में बालक के मस्तिष्क का भार कुल शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो हमने अभी आपको बताया कितना होता है? 90% होता है। ठीक है, इस तरह से आज का हमारा टॉपिक जो होता है समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।